जैसे कि हमारा मुद्दा, जैसे मैंने आपको बताया कि आज जो हमारा टॉपिक है मुद्दा रहेगा रेप कल्चर के बारे में। इंडिया को बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि जो हमारा इंटरनेशनल मीडिया है खासकर वो एज अ पोर्ट्रे कर रहा है कि इंडिया को रेप कंट्री या दिल्ली को एज अ रेप कैपिटल कहा जा रहा है, जो कि एक बहुत शर्मनाक बात है। ये एज अ कंट्री के लिए, एज अ स्टेट के लिए किसी भी, और एज अ सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग फेज में है। यानी इकोनॉमी जो हम देख रहे हैं आजकल की न्यूज़ में कि हम किस लेवल पे ग्रो कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही हैं, लोग बाहर से यहाँ जॉब सीख कर रहे हैं, जबकि लोग ये चीज़ उल्टा हुआ करता था, रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, लोग कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से वापस आ रहे हैं। यानी जो हमारा ब्रेन ड्रेन जो बाहर हो रहा था वो अब वापस आ रहा है टैलेंट लौट के। हमारे पास अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हो गए हैं, हमारे पास हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, हमारे पास अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ है, बट कहीं ना कहीं एक हमारे ऊपर एक धब्बा लगा हुआ है जो कि यही है, और इस वजह से हम शर्मनाक हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा जो ये पॉडकास्ट है, अगर हम बात करते हैं रेप के बारे में, तो ऐसा नहीं कि हो सकता है हम अपनी कंट्री या इंडिया को लेकर के या इस मुल्क को लेकर के कुछ दो बातें भी कहें, क्रिटिसाइज भी करें, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इंडिया को डिमीन कर रहे हैं। बेसिकली क्रिटिसाइज हम उसी को करते हैं जिसमें हम ग्रोथ देखना चाहते हैं, जिसमें हम सुधार चाहते हैं। तो किसी को मतलब इस चीज़ का बुरा ना लगे। तो आइए इस टॉपिक पर शुरू करते हैं। तो मेरा एक ये सवाल है कि जैसे हमने देखा कि जिस लेवल से हम ग्रो कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे इकोनॉमिक सेक्टर हो, चाहे आप हेल्थ सेक्टर कह लीजिए, जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं, इकोनॉमी वाइज, हेल्थ वाइज, एजुकेशन वाइज, सब में हम ठीक जा रहे हैं। बट अल्टीमेटली यहाँ पर ये जो रेप का जो आ रहा है, जिसमें आप कह लीजिए वुमेन इनसिक्योरिटीज़ हैं, उनको लेकर के स्पेशली ये प्रॉब्लम आ रही है। कहीं ना कहीं हम आगे जाके इसमें देखेंगे कि मेल के साथ भी ये प्रॉब्लम है, लेकिन वुमेन इसमें ज़्यादा फेस कर रही है ये चीज़ें। तो कुछ आप इस पर पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस अहम टॉपिक पर इनवाइट किया, और मैं जिस तरह से आपने सारी बातें रखी, मैं उस बातों को ही एक्सटेंड करता हूँ, आगे करता हूँ। अभी डॉक्टर एस जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ऑफ इंडिया, उन्होंने एक बात कही थी कि ब्रेन की जगह उन्होंने वर्ड यूज़ किया था ब्रेन डिपॉजिट। यानी विच मीन्स कि जैसे मान लीजिए कि वहाँ जो हमारे लोग जा रहे हैं तो वो रेमिटेंस भी भेज रहे हैं। जिस तरह से आपने उस क्वेश्चन में कहा कि वो पूरी होल सिनेरियो में चेंज हो रहा है मामला, कि जो ब्रेन ड्रेन था वो अल्टीमेटली कन्वर्ट हुआ इन ब्रेन डिपॉजिट। लेकिन इस तरह से इस टाइम पीरियड में जब यहाँ की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इंडिया की परचेजिंग पावर पैरिटी में इंडिया 3rd नंबर पे जा चुका है, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ में इंडिया 5th नंबर पे जा चुका है, तो यहाँ लोग फिर वापस आ रहे हैं। यानी कि वही जो ब्रेन ड्रेन हुआ था या ब्रेन डिपॉजिट हुई थी, फिर वापस रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है इस इंडिया में, और एमएनसीज डेवलप हो रही हैं। लेकिन उसी के साथ साथ जो रेप का कल्चर बढ़ता जा रहा है वो अफसोसनाक है। उस पर मैं 2-3 पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। फर्स्टली ये कि हमें सबसे पहले ये डिस्कस करना चाहिए कि इसका रूट कॉज क्या है, बेसिक कहाँ से ये इमर्ज होते हैं, क्यों होते हैं। तो इसके एतबार से जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो बेसिक एजुकेशन है, यानी कि मेल और फीमेल की जो डिग्निटी है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 लाइफ विद डिग्निटी, आपकी जो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी आपके साथ होना चाहिए, कि आपको जीने का अधिकार है। उसमें परेशानी ये होती है कि हम जो प्राइमरी लेवल पे एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं गर्ल्स को, बॉयज़ को, तो उसमें हमें टीचिंग नहीं दिया, पढ़ाया नहीं जाता है कि बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है। इन सब बारे में हमें एजुकेट करना चाहिए, पहली बात। जो सेकंड पॉइंट ये है कि हम जब एक कोई मामला हमारे सामने आता है और वो एक तरह से रिवॉल्ट बन के आता है, जब वो प्रोटेस्ट होते हैं तब तो हमारे सामने आता है। लेकिन आप एनसीआरबी का रिपोर्ट डेटा देखेंगे तो डेली 85 रेप्स पूरे होल इंडिया में हो रहे हैं। अब आप देखेंगे कि 2012 में निर्भया कांड होता है, उसके बाद में हाथरस होते हैं, उसके बाद में फिर 2024 में चल करके यहाँ अभी कोलकाता में हो रहा है। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। जैसे मेरा ये कहना है कि चलिए, आपकी बात बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छे से वेल पोर्ट्रे किया इस चीज़ को, कि जो हमारा जो टैलेंट बाहर जा रहा है कहीं ना कहीं वो सीख करके साथ ही साथ वो रेमिटेंस भी भेज रहा है, जिससे इकोनॉमी को ग्रोथ हो रहा है, प्लस जो बाद में लौट के आ रहा है वो टैलेंट आ रहा है हमारे पास और रिफाइंड होकर के। बिल्कुल परफेक्ट बात है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जैसे एक सवाल मेरे आया है कि इसमें आप जनरली जो नोटिस करेंगे Tier 1 सिटीज़ ही हैं जिसमें क्राइम हो रहा है अगेंस्ट वुमेन। वो उसी जिस लेवल पे हम ग्रोथ कर रहे हैं
जो मैंने आपको बोला जो एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ है हमारे, जिस पैरामीटर्स को हम लेते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे वो सिविल डेवलपमेंट हो, तो ये जितने भी पैरामीटर्स हैं ये हम इसमें अच्छे से फ्लरिश कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। बट उसी के साथ साथ वुमेन के अगेंस्ट रेप या ऑन एवरेज क्राइम कह लीजिए, ये भी उसी ग्राफ के साथ ये भी बढ़ रहा है। तो इसका क्या डिफरेंस हो सकता है? फॉर एग्जांपल अगर हम दिल्ली की ही मैं बात करूँ या उत्तर प्रदेश के लखनऊ की बात करूँ, दिल्ली तो खासकर हमेशा मतलब अक्सर लाइमलाइट में रहा इस वजह से, जबकि वो हमारी कैपिटल है, ऑलरेडी और लोगों की नज़र होती है, इंटरनेशनल मीडिया की इस पर नज़र होती है। तो इस पे आपका क्या कहना है कि मेन ऐसा क्या कॉज है कि टियर 1 सिटीज़ ही इसके टारगेट हो रहे हैं? क्या गाँव में डेवलपमेंट नहीं आया है, लोग अभी भी, जबकि वहाँ पर और पुराने ख्यालात के लोग हैं, फिर भी वहाँ पे लोग ज़्यादा सिक्योर और वेल अवेयर हैं, एजुकेशन लेने का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है टियर 1 सिटीज़ में? बेसिक इसमें सर जो समझना है वो ये है कि जिस टियर 1 सिटीज़ की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पैरेलली मीडिया भी ग्रो किए हुए, तो जो केसेस यहाँ होते हैं वो सीधे लाइमलाइट में आ जाते हैं, लोगों के सामने आ जाते हैं। ये कह देना कि विलेजेस में ऐसा नहीं होते हैं, तो मेरे हिसाब से ये कहना सही नहीं है। मतलब आपके हिसाब से रिपोर्ट्स कम हो रहे हैं गांव में एज कंपेयर टू सिटी, यानी अवेयरनेस शहरों में ज्यादा। एक पॉइंट ये भी हम कंसिडर कर सकते हैं, ये शहरों में ये है कि जो गांव में होते हैं, आप समझिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट आपने रेज किया है कि जो पॉइंट्स कि गाँव में क्या होता है। अब आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मान लीजिए दिल्ली में बहुत भरपूर है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लेकिन आप यहीं जब बॉर्डर एरियाज में जाएंगे या रूरल एरियाज में जाएंगे तो वहाँ मीडिया नाम की भी नहीं है, पहुंचती भी नहीं है। और जो ग्रीवांस रिडर्सल्स जो पोस्ट है, जो पोजीशंस है वहाँ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स में, आप देखेंगे कि वहाँ केसेस जाते हैं, वो मैनेज हो जाते हैं, रिकॉर्ड में नहीं आ पाते, गवर्नमेंट सामने नहीं आ पाते। और दूसरा सर जो बहुत इंपॉर्टेंट आपने जो पॉइंट रखे कि जैसे मान लीजिए कि हमें एक पर्टिकुलर आधी आबादी को इग्नोर करके हम चल भी नहीं सकते हैं, तो हमें जब इग्नोर करके नहीं चलना है तो वर्कफोर्स पे या जो ऑफिसेज हैं वहाँ इनके ग्रीवांस रिडर्सल की एक टीम होनी चाहिए। पर्टिकुलर जैसे मान लीजिए एक ऑफिस है, वहाँ एक पर्टिकुलर लॉ सेक्टर होता है, लीगल एडवाइजर होते हैं और उनकी अपनी का जो ऑफिशियल होते हैं वो काम करने वाले होते हैं, लेकिन वहीं एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए या उनके ग्रीवांस रिडर्सल के लिए या उनको उस तरह से वर्क कल्चर प्रोवाइड कराया जाए ताकि वो बेहतर ढंग से काम कर सकें और हमारी इकोनॉमी में डेवलप करने के लिए आप सबके साथ खड़ी हो सके। क्योंकि एक बहुत बड़ा धब्बा है ये हमारी कंट्री कह लीजिए, एक बहुत बड़ा मतलब ये कलंक की तरह दिखता है। ये ओवरऑल सब कुछ एक अच्छी सी इमेज है, पिक्चर है, उसमें एक धब्बा है, तो इट मीन्स वो अच्छा नहीं देखा जाता इसमें है। सर एक सेकंड में लूँगा, 2-3 पॉइंट ये है कि जैसे आप देखेंगे पार्लियामेंट जाएंगे, पार्लियामेंट में देखेंगे कि वो ज़्यादातर मेल डोमिनेंट मेंबर्स वहाँ पर हैं। अब व्हेन यू आर मेकिंग लॉज, एक मिनट में आपको यहाँ इंटरप्ट करूंगा। या जैसे आपने कहा है कि मेल डोमिनेंट है, अब मैं अगर डेटा उठा के देखता हूँ, आपने कैबिनेट पार्लियामेंट की बात करी है, तो ज़्यादातर कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उन्हीं के खिलाफ बहुत ज़्यादा केसेस हैं और रेप केसेस हैं, और वो फिर भी कैबिनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये भी मतलब एक देखने वाली बात है, सोचने वाली सर बात है। इसमें कैबिनेट मिनिस्टर जो वर्ड आपने यूज कर दिया, ऐसा नहीं है, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से उनके खिलाफ वाकई हीनियस क्राइम के चार्जेस हैं। मेरा ये कहना है कि मतलब कि वो अक्यूज्ड हैं या वो विक्टिम हो गए हैं, एटलीस्ट उनके ऊपर केस चल रहा है, वो भले ही वो डिफाइन नहीं हुए हैं कि हाँ यार द एक्यूजर या उनके ऊपर केस फाइनलाइज हो चुका है, उनका नाम आ चुका है, उनको सजा हो चुकी है, बट उनके ऊपर केस चल रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि केस चल रहा है। एटलीस्ट चलने का मतलब ये है कि मेरा अपना वो है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एसोसिएट होंगे उस चीज से, तभी आज उनका नाम है। बिल्कुल आपने सर सही कहा कि जो फेमिनिस्ट थिंकर हैं इन इंडिया, अदर फॉरेनर भी, वो लोग इस पर बहुत कॉन्शियस हैं। ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि जो लॉ मेकर्स हैं वही जो लॉ बना रहे हैं, अगर वो पर्टिकुलर उसी सेक्टर में वो उसके उनके अंदर कुछ कमी होगी तो लॉ बनाते वक्त लूपहोल ढूंढेंगे, और जब लूपहोल ढूंढेंगे तो अपने निकलने का रास्ता निकालेंगे। तो वो तो बेहतर सही तरीका है, लॉज बनाने वाला भी अगर वो थोड़ा सा उसी चार्ज में लिप्त होंगे तो ये वाकई समझने की बात। तो आपका कहने का मतलब मैं जो समझ पा रहा हूँ ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो इंडियन लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा लॉ है अगेंस्ट दीज क्राइम्स, फॉर एग्जांपल रेप, जैसे रेप तो एक नॉर्मल हो गया, जैसे आजकल रेप में भी आप देख रहे हैं कि मर्डर किया जा रहा है, साथ ही साथ उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं, ब्रूटल केसेस आ रहे हैं।
तो अब सिर्फ रेप तक बात नहीं रह गई है, इसलिए इस मुद्दे को इतना उठाना जरूरी था। तो कहने का मतलब है क्या कोई उसमें लूपहोल है कि जिससे जो अक्यूजर है, जो क्रिमिनल है, जो ये चीज़ें अंजाम दे रहा है, तो क्या उसको क्राइम करते वक्त क्या उसको ये इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि कानून कितना सख्त है, क्या मैं कानून के घेरे में आऊँगा या कभी आ भी पाऊँगा, या इतना आसान है कानून से बचना? इसमें सर 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर है भी कानून आसान, तो क्या अब ये वक्त आ गया है कि हमें अब बढ़ चढ़ के लोगों को, जो पॉलिसी मेकर्स के साथ बैठ करके, लॉ मेकर्स के साथ, कि अब चेंज की ज़रूरत है अब, क्योंकि एक पीक पॉइंट आ चुका है। सच। अब उसमें एक पॉइंट है जिस पर आपने लॉ के अकॉर्डिंग जो बातें की, उसमें ये समझने की ज़रूरत है कि लॉज बने हैं और लॉज हैं भी उसको टैकल करने के लिए, लेकिन लॉज बनने के बाद क्या होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर लॉ का जो कंटेंट है, जो इंफॉर्मेशन है, वो पब्लिक डोमेन में जाने चाहिए। ये एक सबसे बड़ी कमी है कि जो उस पब्लिक डोमेन में नहीं होते हैं। जो इलीट फैमिलीज होती है, इलीट क्लास के लोग होते हैं, या जो लोग उस लेवल का जिनका एजुकेशन होता है, वही लोग समझते हैं, वही लोग तो लॉ पढ़ते हैं। तो प्राइमरी एजुकेशन से या बेसिक एजुकेशन से लॉ की तरफ लोगों का रुझान बढ़ाना चाहिए, ये एक फैक्ट है। दूसरा ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि रेप क्यों होते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेप उसके कई साइकोलॉजिकल रिसर्च हो चुके हैं, कई सारे पॉइंट्स हैं। उसमें एक ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो लोग, मान लीजिए कि जॉइंट फैमिली से जब न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़ी सोसाइटी, तो न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़ी तो कई सोसाइटी में वो लोग अलग रहे, और बचपन मतलब काफ़ी कम उम्र से वो अलग रहे, तो बहुत सारे प्रेशर्स उनके ऊपर आए। जब प्रेशर्स उनके ऊपर आए तो बहुत सारे इस तरह से एक्ट वो करते रहे। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये है कि अगर ये आपका मुद्दा है कि न्यूक्लियर से अगर हम फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे बोल रहे हैं कि जॉइंट फैमिली से हम अलग होकर के लाइक अब इंडिविजुअल रहना शुरू किए, कि इंडिविजुअल फैमिली का वाला जो पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं, बट ये तो बाहर भी है, लाइक ये तो बाहर का कल्चर है, तो वहाँ पर ये सिनेरियो नहीं है, हमारे साथ है। मेरा ये कहना है कि क्या ये ओवर प्रेशर, फ्रस्ट्रेशन, या जो आजकल पोर्नोग्राफिक कंटेंट इजीली अवेलेबल है, क्या हम कल्चर और वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन के बीच में फंसे हुए हैं? वेस्टर्न हमें एक दूसरा रास्ता दिखाता है, हमारा कल्चर जैसे इंडिया में मल्टी कल्चर से एक अलग रास्ता दिखाता है। क्या हम उस ब्लेंड में अभी नहीं आ पाए? क्या हम उसका बैलेंस नहीं ढूंढ पाए? उसमें सर अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गुड़गांव की बात करता हूँ, दिल्ली एनसीआर में गुड़गांव आ गया, आपका फरीदाबाद आ गया, नोएडा आ गया, और आपका मानेसर आ गया, ये बहुत ही हाई पॉश सोसाइटी एमएनसीज हैं यहाँ पर। जनरली आप थोड़े ही कदम आगे बढ़ेंगे आपको गांव मिलेगा, कुछ ही दूर निकलेंगे गांव मिलेगा, तो वहाँ पर आप देखेंगे ह्यूज डिफरेंस। एक सोसाइटी बहुत वेल एजुकेटेड है और मतलब बिल्कुल डिफरेंट है, लाइफस्टाइल में बहुत डिफरेंस है, बिल्कुल एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस सोसाइटी है, और एक बिल्कुल ट्रेडिशनल कल्चरल और एक रिमोट इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, जो कि बिल्कुल बेहतर है अपने हिसाब से। वो भी एक हमारा पार्ट है, और ये हमारा ग्रोइंग पार्ट है। तो क्या हम इसमें बैलेंस नहीं ढूंढ पाए हैं? इनका थॉट प्रोसेस जिस नज़रिए से इस सेक्टर को देखता है, जो वेस्टर्नाइज्ड है, उसको एक दूसरी और कह लीजिए एक नीची नज़र से देखता है, और ये सोसाइटी उसको जो कल्चरल सोसाइटी है उसको नीची नज़र से देखता है। तो क्या ये डिफरेंस की वजह से कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाती है? क्योंकि इसमें हम एक बात पूरा क्लियर कर दें सर। एक पॉलिटिकल थिंकर है, हमजा अलवी नाम है, पाकिस्तान बेस्ड है, उन्होंने लिखा है, इसमें ओवर डेवलप्ड स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया है। उसमें उन्होंने क्या कहा कि जो ये साउथ वाले रीजन्स हैं, इंडिया पाकिस्तान हो गए, ये सब वाले रीजन जो है, ये एडमिनिस्ट्रेशन में तो ये कंपेटेबल या पैरेलली वेस्टर्न के चल रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी के बेस पर ये लोग ग्रो नहीं कर पाए। और दूसरा इसमें हम एक पॉइंट जो ऐड करना चाह रहे हैं सर रेप के रिलेटेड, ये है कि जिस तरह से आपने कहा कि हम उस कंपेटेबल नहीं पहुंच पाए क्या वेस्टर्न पे, ऐसा नहीं है। कल्चर एक अलग चीज़ है, उनका कल्चर पर्टिकुलर उनके लिए है, वो उसको प्रमोट कर रहे हैं, और हमारा कल्चर, हमारी जो तहजीब है इस मुल्क की है या हम लोगों की है, वो अलग है। कल्चर का बहुत ज़्यादा वजह नहीं है इस रेप के पीछे, इसके पीछे जो बेसिक वजह है, जो बैलेंस की मैं बात कर रहा हूँ, एक थॉट कल्चर से आपके थॉट पे बहुत फर्क पड़ता है जी, तो आपके थॉट को इम्पैक्ट करती है। अगर फॉर एग्जांपल कह लीजिए अगर गांव में अगर आप वेस्टर्न चीज़ों को दिखाएंगे तो उसको भले ही उसके साथ देखा जाता है, सही, एक लोग की एक्सेप्टेंस कम है, बाद में भले उनको मजबूरन एक्सेप्ट करना पड़े, क्योंकि रोजी का रास्ता शहर की तरफ लोग आते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ऑफिसेज में
पैंट शर्ट पहनना कंपलसरी है, तो कहीं ना कहीं आपको कल्चर छोड़ करके आपको वेस्टर्नाइजेशन में जाना पड़ेगा। बट अगर हम इनिशियली देखेंगे तो लोग उसको एक दूसरी नज़र से देखते हैं, सच लोग उसको बड़ा डिमीन करते हैं बिना उसको समझे, ये वाइस वर्सा है। तो कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है, एक मेंटल इफेक्ट आता है। तो वो ये रीज़न नहीं हो सकता, लेकिन एक फैक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, क्या ये एज ए फैक्टर काम करता है? मेरे हिसाब से इसमें ये है सर कि जिस तरह से एमएनसीज है या कंपनीज है या जॉब कल्चर जो है, जो वर्क कल्चर है, उसमें रेप का वो मामला नहीं, बस उसमें जो बेसिक फर्क है, डिफरेंसेस हैं वेस्टर्न में या इंडियन एमएनसीज में, कि हमें क्या करना चाहिए कि वर्क प्लेस ऐसे सेफ बनाने चाहिए, जो कि हमें ग्रीवांस रिडर्सल के पोर्शंस हो वहाँ पर मौजूद। लेकिन रेप का जो बेसिक मसला है वो कल्चर से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड मैं नहीं मानता सर। उसमें रेप का बेसिकली वो साइकोलॉजी से रिलेटेड है। वो उस बंदे का पर्टिकुलर आप देखेंगे, कलकत्ता का जब केस स्टडी करेंगे आप, वो बंदा देखो कि उसके 2 शादी पहले हो चुकी थी और उसका उसमें डिवोर्स हो चुका है, कहीं ना कहीं और फिर जाकर के वो आप समझ रहे हैं सर मेंटल उस। लेकिन तो हम ऐसे लोगों को सोसाइटी में हम कैसे पहचाने, अवेयरनेस कैसे लाएं कि ये हमारी सोसाइटी के लिए एक खतरा है, हमारी माँ बहन बेटियां बीवी, इसको के लिए बहुत अच्छे एक्सप्लेन देखें। जब इसको बैकग्राउंड से समझना जरूरी है। आप देखेंगे कि जब हाथरस में रेप होता है, हाथरस में एक दलित के साथ रेप होता है, तो कुछ एक पर्टिकुलर सोसाइटी के अपने इंटरेस्ट के बेस में कुछ लोग उसके सपोर्ट में आते हैं, कुछ लोग अगेंस्ट में आते हैं। कठुआ का मामला हुआ, कठुआ में कुछ लोग यानी कि रेपिस्ट के सपोर्ट में लोगों ने रैली किया। ये अभी जैसे आप मुद्दा हमारा जा रहा है, इसमें क्या है कि एक पर्टिकुलर घटना पर उसमें जब पूरी सोसाइटी होल एक होगी, कहीं ना कहीं आप कहने का मतलब या तो कास्ट या रिलीजन का इसमें मैटर है। ये इस टॉपिक पे मैं आऊंगा अभी, उससे पहले मैं ये मेरा जैसे हम लोग इस टॉपिक पे पढ़ रहे हैं, एक डेटा है मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, एक फैक्ट ताकि लोगों के सामने आए कि मतलब क्या करंट सिनेरियो है। जनरली जब तक फैक्ट हम प्रेजेंट नहीं करते हैं, लोग का थोड़ा सा एक्सेप्टेंस कम होता है कि यार अब ऐसे हवा में बातें कर रहे हैं। तो मैं डेटा प्रेजेंट करूंगा कि ये 2022 का डेटा है कि नियरली मतलब कम से कम 90 रेप होते हैं एक दिन में इंडिया में। ये इंडिया का डेटा है, ये गवर्नमेंट का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का ये डेटा है, और ये बहुत ही खतरनाक डेटा है। 90 रेप्स अ डे जो कि रिपोर्ट किए जाते हैं, और बहुत सारे केसेस हम जैसे आपने बोला कि वो रिपोर्ट में नहीं आते हैं, या तो वो फाइनेंशियली वीक फैमिली से बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, या अनएजुकेटेड सोसाइटी से हैं, या वो कास्ट वाइज हैं, या रिलीजियस माइनॉरिटी हैं, किसी न किसी तरीके से वो माइनॉरिटी में आ जाते हैं, और इस वजह से कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को एड्रेस नहीं कर पाते हैं। या तो सोसाइटी फिर उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी, अगर वो पब्लिक में उनका नाम या हाईलाइट हो जाएगा, सोसाइटी उनको डिस्कार्ड कर देगी जबकि वो विक्टिम है। और तो ये एक मतलब एक बहुत ही भयानक मतलब ये जो मैंने आपको नंबर दिखा रहा हूँ, और ये फिगर जो है एक्चुअल फिगर इससे कहीं ज़्यादा है, ऐसा एक्सपर्ट लोग का कहना है। अब फॉर एग्जांपल कह लीजिए कि पुराना डेटा की मैं अगर बात करूँ 2011 की जो गवर्नमेंट डेटा है, हर 20 मिनट में एक रेप होता था इंडिया में, और 2021 में यही डेटा 20% इंक्रीज हो गया है। 2021 में इंक्रीज हो गया है, और 22 में ये 90 पर डे के हिसाब से चला गया। ये गवर्नमेंट के डेटा है। तो एक आर्टिकल जो इंटरनेशनल मीडिया बीबीसी की तरफ से था कि हैज रेप बीन नॉर्मलाइज्ड इन इंडिया, क्या रेप एक कॉमन हो गया है, क्या आम बात हो गई है इंडिया में। मतलब ये जो एक हेडलाइन एक इंटरनेशनल मीडिया में आ रहा है और एक मुल्क के लिए, तो ये कहीं ना कहीं आप अच्छी बात नहीं है। मैं इस पर सर ये कहना चाहूँगा, बेसिकली आप देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन तब माना जाएगा जब सोसाइटी में एक्सेप्टेंस क्रिएट हो जाए। पार्शियली एक्सेप्टेंस जो है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है, सिचुएशन बेस्ड है। पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो सकते हैं, सोशल इंटरेस्ट हो सकते हैं, इकोनॉमिकल इंटरेस्ट हो सकते हैं। उसमें क्या है कि जब एक केस कहीं रेप का होता है तो उसी सोसाइटी में आप यकीन माने कि जो जम्मू कठुआ वाला रेप केस हुआ तो उसमें नियर अबाउट 99% हिंदूज उसका विरोध किए रेप का, कुछ परसेंट थे जो उसका सपोर्ट में रैली वगैरह किए। लेकिन जब हम नॉर्मलाइज तभी मानेंगे, मैं इसका इत्तेफाक नहीं रखता हूं इस बात से, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का बेसिक लेकिन जो है कि एक्सेप्टेंस सोसाइटी में क्रिएट, लेकिन जो सोसाइटी में अभी लेकिन जो डेटा है नहीं है। सोसाइटी आप कह रहे हैं कि एक्सेप्टेंस नहीं है, लेकिन प्रोटेस्ट मान के चलिए कि
जो हाईलाइट हुए, जो मीडिया में आए, उन्हीं के रिगार्डिंग ही सिर्फ प्रोटेस्ट है। अगर मैं कहूँ 90 रेप अ डे 2022 का डेटा है जी, सोचिए, जो कि रिकॉर्डेड है। तो ऐसे अगर हम प्रोटेस्ट करेंगे तो फिर पीक लेवल पे होना चाहिए। तो अभी ये पीक टाइम है कि हम इस पे मतलब हमें कुछ ना कुछ अब करना चाहिए। दिस इज लाइक लास्ट वार्निंग है हम लोग के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी एक फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे भी फ्रेंड हैं, लड़कियां फ्रेंड हैं, या कह लीजिए बहन है, माँ है, भाई हैं, बहनें हैं। तो हर रिलेशन से हमारे पास भी औरतों के साथ मौजूद है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी हमारी बनती है एज अ सोसाइटी कि हम इस क्वेश्चन को उठाएं। क्योंकि सिर्फ एक प्रोटेस्ट करने से मेरा, जैसे हम देखते हैं जो ग्राफ है कठुआ का, कह लीजिए एक प्रोटेस्ट हुआ, आज कोई उस पर बात नहीं कर रहा है। विक्टिम का क्या है, नो अपडेट, कोई नहीं ना जानना चाहता है, ना कोई इस पर जिक्र करता है। हाथरस का कह लीजिए, कोई नहीं जानना चाहता है। ऐसे मान के चलिए कि कोलकाता का है, प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी एट द मोमेंट हीट में है, लेकिन क्या ये कंटिन्यू में रहेगा? एक दिन के बाद ये डिमिनिश हो जाएगा, मीडिया में कुछ नई खबर आ जाएगी, नए सिनेरियोज आ जाएंगे। एक कह लीजिए कि सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, इतनी बड़ी कंट्री, इतनी बड़ी आबादी, उसकी अपनी एक परेशानियां हैं, आए दिन नई परेशानियां आ रही हैं, हम उनसे निकल भी रहे हैं। लेकिन क्या ये दब जा रहा है ये मामला कुछ दिन प्रोटेस्ट होने के बाद? जो हम पहले ग्राफ देखते हैं, तो इसको हम कैसे पब्लिक में जागरूकता को बनाए रखें कि इवेंट के हो जाने के बाद भी, ये बड़े बड़े इवेंट, बहुत ही हर सोसाइटी का बंदा ये जिम्मेदारी ले, बंदा या बंदी ये एक जिम्मेदारी रखे कि इस ये जो इशू है उसको हमें कंटिन्यू रखना है, उसी पेस के साथ, उसी जोश के जज्बे के साथ, कि हम इसको टैकल कर पाएँ, इसका सोल्यूशन निकाल पाएँ। चाहे वो लॉ के थ्रू, चाहे हम अवेयरनेस फैलाएं, चाहे एजुकेशन के थ्रू, चाहे हम अपने बच्चों को एजुकेशन दे करके स्कूल में, घर में, बहुत सारे रास्ते हैं। लेकिन कब होगा ये नॉर्मलाइजेशन कि हम अपने घर घर में, बच्चों में, बड़े में, बूढ़ों में, जवानों में ये अवेयरनेस क्रिएट कर दें? इसमें बेसिक सर हम 2-3 पॉइंट पर बात करते हैं। जैसे आपने लॉ की बात की, पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं। लॉ बेसिकली पार्लियामेंट में बना दिया, पैट्रियार्कल सोसाइटी पार्लियामेंट से लेकर के आपके घर तक। लेकिन लॉ हम अमेंड भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल, लॉ लेकिन वो अमेंड तब तो अमेंड करेंगे, लेकिन जब तक होगी, जब अवेयरनेस लीड में, देखिए मैं लीड करने के लिए मान लीजिए सबसे बेसिक सर इसमें ये है कि आपके पास अवेयरनेस बढ़ानी है सोसाइटी में, या बेसिक एजुकेशन में आपको ये इंक्लूड करना है। लेकिन ये जिम्मेदारी तो सबको उठानी पड़ेगी, तभी ये तो उठानी पड़ेगी। लेकिन एज ए गवर्नेंस पॉलिसी में ये हो कि बेसिक एजुकेशन में हमें एजुकेट करना है कि व्हाट इज गुड टच एंड व्हाट इज बैड टच। अब देखिए मैं यहाँ पर आऊंगा कि कल्चर की बात वापस लेकर के, अभी हमारे करिकुलम की बात करेंगे तो गवर्नमेंट ने इंक्लूड किया हुआ है, करिकुलम में प्रेजेंट है, लेकिन वो हमारा कल्चर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि रेजिस्ट करता है। कि एक मान लीजिए अगर हम 9th-10th क्लास की बात करें, उस टाइम ये बात करने में ही हम हिचकिचाते हैं, हमारे मेंटर हिचकिचाते हैं, हमारे जो लर्नर्स हैं वो हिचकिचाते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा ही टैबू है। इस पर सर मैं एक बात कहूँगा कि जैसे आपने कल्चर के 2-3 बार आपने पॉइंट रेज किया, आप देखेंगे कि राजस्थान में और यूपी में जो अक्सर वुमेन है वो फुल ड्रेस्ड होती है, अक्सर में फुल ड्रेस्ड होती है, वो कल्चर का पार्ट है। लेकिन आप रेप के केसेस देखेंगे तो यहाँ भी जाते हैं। तो अगर आप वेस्टर्न से इनका कंपेयर करें कि वहाँ ओपननेस है, और कुछ लोग क्लेम करता है कि जो वुमेन है वो ओपन होने की वजह से या शॉर्ट पहनने की वजह से ये सारे केसेस होते हैं, तो मैं इस पर इत्तेफाक नहीं रखता। ये इसलिए क्योंकि आप राजस्थान और यूपी देखेंगे वहाँ भी केसेस हो रहे हैं, तो वो बेसिकली वो कल्चर इस तरह से थोड़ा नहीं अलाउ कर रहा है कि आप ये करें। उसमें है साइकोलॉजिकल पोर्शन, वो मेंटलिटी होती है। आप देखिए घर में लोग पूछेगा कि उसकी लड़की अगर बाहर गई 8-9 बजे के बाद, तो लोग पूछेगा कि आप, जब हो जाते हैं ये सारे एक्ट तो लोग उसी पर लड़की भी ब्लेम करता है कि ये हमारी सोसाइटी बाहर गए थे इसलिए हो गया। आप अपने बेटे से भी तो पूछ सकते हैं। विक्टिम को सोसाइटी से बाहर दखल कर दिया जाता है, उसी पे क्वेश्चन और जो अक्यूज है या जिसने क्राइम किया है उसको मालाएं पहनाई जाती है, उसका स्वागत किया जाता है, चाहे वो किसी पार्टी की तरफ से हो
या उसमें मैंने आपको क्लियर कर दिया कि वो अपने पर्टिकुलर इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेते हैं। लेकिन केसेस तब कम होंगे जब एक कोई घटना ना घटे तो बेहतर है, घटने पर सब एक हो और उसका कोई मेजर्स ले और उसके हिसाब से बेसिक ये जो जितने एनजीओज हैं उनको आगे आना पड़ेगा, सिविल सोसाइटी को आगे आनी पड़ेगी, या उसके बाद जो पुलिसिंग लाइन है उसको भी आना पड़ेगा, सोसाइटी को अवेयर करने पड़ेंगे, स्कूलिंग में जाकर के उसके कैरिकुलम में ऐड करना पड़ेगा। ये सब बेसिक जो चीज़ें हैं उसको ऐड करनी पड़ेंगी, तभी हम इससे बच सकेंगे। और जो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया कि रेप कैपिटल बन चुका है दिल्ली, या इंडिया एज ए रेप कंट्री बन चुका है, उसमें ये है कि मैं ये मानता हूँ कि जब कहीं भी किसी जगह एक पर्टिकुलर क्राइम बढ़ता है तो लोग उसे एक नॉमिनेशन दे देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे यहाँ के लोग भी उसके खिलाफ हैं, बहुत सारे अब देखेंगे प्रोटेस्ट कम ही हुए, बिल्कुल 2012 से स्टार्ट हुआ, एक मुहिम के तहत हुआ, अभी छोटे लेकिन ये मुझे लोगों के सामने आने शुरू हुए हैं सर। लेकिन मुझे ऐसा ये लग रहा है कि कहीं ये प्रोटेस्ट तक ही क्यों रह जा रहा है। जैसे मैं अगर बात करता हूँ कि कुछ जो कॉमन हाईलाइट्स हैं, एक अभी रिसेंट 31 साल की औरत जो कि ट्रेनी डॉक्टर थी, उसके साथ क्या शर्मनाक घटना हुई है। और कह लीजिए कि फिर उस कुछ पुराने कुछ घटना है, एक स्पेनिश टूरिस्ट आई थी अपने हस्बैंड के साथ, वो एशिया टूर पे थी जिसमें इंडिया को उन्होंने सेलेक्ट किया था, और उनके साथ 7 लोगों ने गैंग रेप किया। तो ये एक हमारे ऊपर धब्बा है। उसके बाद फिर हमारे कठुआ हो गया एक बच्ची के लिए। कहीं ना कहीं या तो हम कास्टिज्म को इसमें लेके आए, चाहे रिलीजन को लेके आए, चाहे रिलीजन माइनॉरिटी को लेकर के आए, किसी भी तरीके से माइनॉरिटी के साथ ये एज अ टूल भी यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल टूल की अगर मैं बात करूं कि एक तरीके से कठुआ का एग्जांपल जैसे मैं लेके आया, कठुआ भी एक बहुत दर्दनाक हादसा रहा है जिसको लोग भूल चुके हैं। ऐसा नहीं कि ये हादसे एक दूसरे पे कम ज़्यादा हैं, ये सारे ही दर्दनाक हैं, एक बर्बरता दिखाते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि कठुआ की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, एक 8 साल की बच्ची के साथ उसको इसलिए उसके साथ ये घिनौनी हरकत की जाती है कि वो एक बकरवाल कम्युनिटी जो कि एक जम्मू और कश्मीर में हमारे पाई जाती है और भी कई पहाड़ी इलाकों, ये चरागाह के चक्कर में या उसके उसमें पहाड़ों पे आते हैं अक्सर। तो ये खाना बदोश की तरह एक कम्युनिटी है। तो एक परिवार जो एज यूजुअल हमेशा जैसे जो आता है वो जम्मू के पठारों में आकर के, तो वहाँ पर की जो हिंदूज़ जो थे, मैं सारे यहाँ पर्टिकुलरली हिंदूज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे बहुत सारे हिंदू भाई भी इसके खिलाफ थे, उन्होंने आवाज़ भी उठाई थी और साथ ही साथ खड़े थे। तो उनका ये जो बाद में रिपोर्ट का जब खुलासा हुआ तो उसमें ये निकल के आया कि ये लोग उनको एक सबक सिखाना चाहते थे उस बकरवाल कम्युनिटी को, जो कि एक मुस्लिम माइनॉरिटी कह लीजिए उससे आती है। तो उनको एक सबक सिखाना चाहते इस एरिया से कि वो इस इलाके में दोबारा ना आए, तो ऐसा कुछ क्या हम करें कि वो है। तो उसके लिए उन्होंने एक बच्ची को पहले देखा कि उसका रूटीन क्या है, तो वो अपने जानवरों के साथ वो आती थी अकेले चराने के लिए। तो उस वक्त उन्होंने उसके साथ उसको पकड़ करके उसकी नशीब मंदिर में ले जा करके, जिसमें मंदिर का पुजारी शामिल था, मेन अक्यूज़ पुजारी था, और जिसमें 7 जो हैं कह लीजिए 7 में से 4 लोग जो हैं वो पुलिस ऑफिसर थे, यानी पुलिस कर्मचारी लोग थे। और ये लोगों ने मिलकर ये पूरी घिनौनी साजिश अंजाम दिया। कई दिन तक उसके साथ रेप करते रहे, उसको ड्रग भूखा रख करके, और बाद में उसका गला दबाकर चुन्नी से मार दिया। जब शक था कि ये मरी है कि नहीं, उसके चेहरे पे पत्थर मार दिया गया। तो ये इतनी रेप तक ही नहीं शामिल है, इसमें पूरी बर्बरता दिख रही है कि, और एक इसमें से एक रेपिस्ट को जो है अक्यूज को मेरठ से बुलाया गया उसकी हवस को मिटाने के लिए। तो ये आप देख रहे हैं। और बाद में जब ये मामला उभर के आया, मीडिया में आया, कोर्ट में पहुंचा, जब अक्यूज के नाम आए तो कहीं ना कहीं वो हिंदू नाम रिफ्लेक्ट हुए, इसको लेकर के लोगों ने उसको रिलीजन में कन्वर्ट कर दिया। कई सारे कह लीजिए कुछ पॉलिटिकल लोग भी अच्छे पोजीशन के, वो लोग भी अगेंस्ट इस रेप के सपोर्ट में जो है कहीं ना कहीं जो क्रिमिनल के सपोर्ट में उन्होंने रैलियां निकाली कि इसको हिंदू मुस्लिम मुद्दा देने की कोशिश करी। तो कहीं ना कहीं रिलीजन का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो गया है। ऐसे में कास्ट की अगर मैं बात करूँ तो कई सारे ऐसे हाथरस हो गया या और भी कई सारे केसेस ऐसे रहे
जहाँ पर जो हमारी क्रीम सोसाइटी कह लीजिए, जो अपर हायरार्की जो सोसाइटी है, उसने एज अ टूल की तरह कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि उन्होंने माइनॉरिटी के ऊपर, या कह लीजिए कि जो लोअर कास्ट सो कॉल्ड, उनके ऊपर ये यूज़ किया गया है। तो इस पे आपका क्या तवज्जो है? इसमें बेसिकली हम ये कहेंगे, ये जो रेप है इसको हमें ना किसी कास्ट से जोड़ना चाहिए, ना किसी रिलीजन से जोड़ना चाहिए। हमें इसके खिलाफ एक मुहिम चलाना चाहिए, वो एक कंपैक्ट होना चाहिए कि अब ये नहीं कह सकते कि कोलकाता वाला रेप कम था या कठुआ वाला बिल्कुल बिल्कुल। हमें ये देखना है कि जो गलत है उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी है, और जो लोग उसमें इन्वॉल्व है उनको सख्त से सख्त सजा मिले। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि ये जो मैंने आपको टॉपिक बोला है, कहीं ना कहीं ये एज अ टूल और कहीं ना कहीं चीजें इस्तेमाल होती हैं? सोसाइटी में मैंने आपसे पहले ही इस पर बात कर लिया कि लोग अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फैसले लिए हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मान लीजिए मैंने एक आर्टिकल लिखा था कभी निर्भया और आसिफा की गुफ्तगू, और वो बहुत पढ़ा गया। उसमें क्या है बेसिकली कि हमें ये नहीं देखना आसिफा कौन हो निर्भया कौन हो, बिल्कुल हमें ये देखना इन दोनों के साथ गलत हुआ और गलत करने वाले को उसका सजा मिलना चाहिए। और तीसरा जो अहम पॉइंट आपने रखा सर कि हमें इस नज़रिए में, हमें जब भी हम इस तरह से इंटरेस्ट वाले पॉइंट्स पर आते हैं कि कुछ लोग अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फैसले लेते हैं, तो उसी से फिर सेकंड रेप होता है। उसमें क्या होता है कि ये जो साइकोलॉजिकल लोग होता है, जो इस मेंटेलिटी का होता है, उनको एक बढ़ावा मिलता है, और ये बढ़ावा वो एज अ फिर टूल की तरह इस्तेमाल की तरह यूज करने लगते हैं। भड़ास और अपने रिवेंज बदलने के लिए चाहिए कि हमें आसिफा में और निर्भया में या जो भी कोलकाता में जो हुआ उसमें कोई फर्क नहीं है, हमें ये हीनियस क्राइम है और उसका बेसिक सजा मिलना चाहिए। तो अब जो मेरा लास्ट जो सवाल है, इसमें मतलब फिर हम एंड करेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं इसका। टू द पॉइंट अगर मैं एक सवाल आपके सामने रखना चाहूँगा कि क्या जो हमारा लॉ है इस टाइम, अगर मैं इंडिया के लॉ की बात करूँ, खासकर इस मुद्दे पे जो हमारा आज का टॉपिक रहा है, क्या यहाँ पर कहीं कमज़ोर है, या क्या लूपहोल्स हैं इसमें इतने ज़्यादा कि डर ही नहीं रह गया है क्रिमिनल्स के अंदर? इसमें बेसिक हम इस पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका आखिरी वाला है कि जिस तरह से लॉ की बात करें, अगर आप मैं अगर रिपीट करूँ क्वेश्चन, अगर मैं कहूँ कि कल आप फांसी का सजा करो, मैं लॉ बना, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किए कि आपको वो वाले प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होंगे, ग्रास रूट लेवल थाने से स्टार्ट होंगे। कई मामले में देखेंगे कि वो मामले ऊपर तक आ ही नहीं पाते हैं। तो जब आप देखेंगे तो यहाँ लॉ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है सर, यहाँ इम्पॉर्टेंट जो है वो साइकोलॉजिकल चेंज का है, बिहेवियर का चेंज लाना चाहिए। पब्लिक डोमेन में उनके बिहेवियर को चेंज लाने की ज़रूरत है, पब्लिक डोमेन में अवेयरनेस जनरेट करने की ज़रूरत है, पब्लिक डोमेन में जाकर के ये बताना चाहिए कि आसिफा के साथ जो हुआ वो गलत था, निर्भया के साथ जो हुआ वो भी गलत था, जो अभी बंगाल में वो भी गलत था। और ये हिंदू और मुस्लिम का इशू है ही नहीं, ये पूरे एक मुल्क का इशू है जो इसकी इमेज को अदर कंट्रीज में ख़राब कर रहा है। हमें इस पर जो होगा लॉ से नहीं सुधारा जा सकता है, जो मेरा मानना है वो पब्लिक अवेयरनेस से सुधारा जा सकता है, ग्रास रूट लेवल से उनको अवेयर करके उनको समझा। लेकिन अगर मैं, आपने कहा कि लॉ से नहीं सुधारा सकता, मैं थोड़ा सा, लॉ सर एक फैक्टर है, लॉ एक फैक्टर है, लॉ जितना मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जैसे अगर अभी लिस्ट एक आई है जो दुनिया की वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री में उनका नाम आया है, जिसमें यूएई एक अच्छे पोजीशन पे है, टॉप पोजीशन पे है, ये नॉर्वे वगैरह भी, तो यूएई का नाम टॉप पे आया है। तो यूएई का अगर मैं लॉ उठा करके देखूंगा तो बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉज हैं इन सबको लेकर के कि लोग क्रिमिनल कई बार सोचेगा। मैंने इसमें सर तो क्या उसका एक इम्पैक्ट वहाँ दिखता है? वो आज वेस्टर्न कंट्रीज वाले भी चूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्रांस की बात करूँ या स्पेन की बात करूँ तो वहाँ भाई भी क्राइम रेट बहुत पीक पे है। हो सकता है मैं रेप की बात नहीं कर रहा, अदर क्राइम्स भी हैं, लेकिन अगर मैं जैसे यूएई का नाम मैं ले रहा हूँ तो कुछ कंट्रीज और भी हैं जहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं। तो क्या मिडल ईस्ट का लॉ वो इस लिस्ट में इनकी हेल्प कर रहा है कि मतलब क्राइम रेट उनका ड्रॉप इस वजह से है क्योंकि इनको लॉस बेस्ड है? सर मैं क्या उससे कुछ हमें सीखना चाहिए, ऐसा कुछ हमें लॉ लाना चाहिए? देखो सर, हमेशा स्कोप तो होता है एक दूसरे से सीखने का, इसको मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं जो बेसिक पॉइंट इसमें है कि जब आप लॉ बनाए तो लॉ जो बनाए जिसमें जितने उसमें कंटेंट रखे आपने और जो जिस क्राइम के लिए वो सजा मिलना चाहिए तो हमें वो पता होना चाहिए ना। तो हमारे यहाँ जो परेशानी है बेसिक कि जो लॉ बन गए वो इलीट के हो गए,
बेसिक ग्रास रूट लेवल पे वो लॉ पहुंचता ही नहीं है, लोगों को अवेयर ही नहीं होते हैं कि हमारे यहाँ क्या लॉज हैं। मतलब हम पहले हाँ, उसको fear, जो जड़ से हम उसको रेक्टिफाई करें। एक बेहतरीन वो है कि नो लॉ नो लिबर्टी, एक बहुत बड़े थिंकर है, उसका कोटेशन है। उसमें क्या है कि जब आपने लॉज बनाए तो लॉज का तभी इम्पैक्ट होगा जब आपके पब्लिक डोमेन में अवेयरनेस हो, जब उस लॉ को समझेंगे तभी तो फिर साइकोलॉजी की क्रिएट होगी। तो लॉ बना देना केवल इनफ नहीं है, वो जो लॉ बना है वो पब्लिक डोमेन में पहुंचना चाहिए, वो इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए ताकि वो फियर क्रिएट हो। और दूसरा ये है सबसे बेहतर तरीका, बिहेवियर चेंज करेंगे तब सर इसमें कुछ हम कमी ला सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो अब जो मैं एक आपके सामने एक डेटा प्रेजेंट करूंगा, और ये डेटा है फिर से कि यूपी जो कि हाईएस्ट रहा है क्राइम में, 56,083 केसेस जो कि रेप के रिपोर्ट हुए हैं। उसके बाद राजस्थान आता है, महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है। ये एक मेजर डेटा है। तो जैसे एक इंग्लिश में एक कहावत है, द एलिफेंट इन द रूम, ये टॉपिक एग्जैक्टली इस आइटम को रिप्रेजेंट करता है। और अब हमें इस चीज़ से निकल के आना चाहिए, इस झिझक को ख़त्म करना चाहिए। एज अ मेल और मैन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने, हर आदमी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने आसपास जो भी औरतें हैं, बहनें हैं, हमारे कलीग हैं ऑफिस में, या हम कहीं भी हैं, किसी भी माशरे में बैठे हैं, तो उन्हें सेफ फील कराना ये हर आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं ये कदम हमें भी बढ़ाना होगा। और इसके साथ जो है मैं अपना पॉडकास्ट ये ज़ियाउल हक साहब के साथ आज यहीं एंड करता हूँ। और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे टॉपिक पे हमने बात किया, कुछ आपके थॉट प्रोसेस निकले, कुछ हमें सोसाइटी के प्रॉब्लम्स जो हमने उस पर डिस्कस किया निकल के आई। तो लेट्स एंड इट हियर एंड इंशाल्लाह विल मीट इन नेक्स्ट। ओके, शुक्रिया सर, थैंक यू एवरीवन।